चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन प्रायोरिटी एक्शन फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025 रिपोर्ट जारी की। तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। एफडीए नागरिक समाज के नेतृत्व में संचालित एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एनवाईडीएफ के तहत निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना है। एनवाईडीएफ को 2014 में सरकारों, कंपनियों, देशज लोगों और गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा अपनाया गया था। साथ ही 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था। एनवाईडीएफ स्वैच्छिक प्रकृति का है। इसके तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है। 2030 GFV के अंतर्गत 8 प्राथमिकता वाली कार्यवाहियां। तो महत्वाकांक्षा राष्ट्रीय जलवायु एवं जैव विविधता योजनाओं पर UNFCCC को 30 परिणामों में वन लक्ष्यों को एकीकृत करना। व्यापार तो कानूनी निर्वनीकरण, रूपांतरण और शरण मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साझेदार। वित्त 2024 में अपनाए गए वन कार्बन परिणाम आधारित भुगतान और क्रेडिट पर वन एवं जलवायु लीडर्स के वक्तव्य के अनुरूप हो। वनों के संरक्षण के लिए वित्त पोषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। अधिकार तो देशज लोगों और स्थानीय समुदाय के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना। पर्यवेक्षण सरकारों एवं वित्तीय पर्यवेक्षकों के आदेशों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों द्वारा वन संबंधी जोखिमों का पर्याप्त रूप से आकलन, प्रबंधन और शमन किया जाए। सब्सिडी तो वनों को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी को संधारणीय खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, जैव अर्थव्यवस्था में बदलाव और स्थानीय वन प्रबंधन की दिशा में पुनर्निर्देशित करना। गवर्नेंस भूमि उपयोग क्षेत्र में गवर्नेंस को मजबूत करना तथा उसे वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकृत करना। ऋण तो देशों के ऋण प्रबंधन में वनों की प्राकृतिक पूंजी के मूल्य को परिसंपत्तियों के रूप में शामिल करके बहुपक्षीय विकास वित्त में राजकोषीय लचीलापन बढ़ाना। ठीक है, बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है उपग्रह से प्राप्त इमेज से पता चला कि वो यूकुल ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो यह पहला ग्लेशियर है जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतः विलुप्त घोषित किया गया है। 2014 में आइसलैंड के ओ यूकुल ग्लेशियर को डेड यानी मृत घोषित किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसकी आगे की ओर बढ़ने की गति रुक गई थी। ओकजोकुल एक गुंबद के आकार का ग्लेशियर था। यह आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक के उत्तर पश्चिम में ओक शिल्ड ज्वालामुखी के क्रेटर के चारों ओर मौजूद था। अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया है, देखते हैं कौन कौन से हैं। एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और गिल्सन ग्लेशियर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाउमन ग्लेशियर न्यूजीलैंड, कार्डेरोन ग्लेशियर इटली, मार्शल सुर ग्लेशियर अर्जेंटीना, पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला, पिजोल ग्लेशियर स्विट्जरलैंड में, सारेन ग्लेशियर फ्रांस और शिफरनक ग्लेशियर जर्मनी। ग्लेशियर के विषय में जानते हैं तो ग्लेशियर बर्फ और हिम का एक विशाल व 12 मासी संचय होता है। यह अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे ढलान की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। ग्लेशियर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब होता है और शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। इससे उसका पर्याप्त संचय होता रहता है। ग्लेशियरों का महत्व, जल भंडार तो ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग 3/4 ताजे जल का भंडारण मौजूद है। इस प्रकार ये ताजे जल के सबसे बड़े भंडार हैं। कृषि तो ग्लेशियर कई क्षेत्रों में सिंचाई का स्रोत है। साथ ही ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ भी बनाती हैं। जैव विविधता तो ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों, नदियों और महासागरों में पोषक तत्व पहुंचते हैं। इससे पादप पल्लवकों की संख्या में वृद्धि होती है। पादप पल्लवक जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं। देखते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने के प्रभाव। तो जल चक्र में व्यवधान, इससे ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र व कृषि के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक आपदाएं, तो इससे हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़ और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि, तो इससे तटीय कटाव, पर्यावरण की क्षति, जैव विविधता हानि आदि हो सकती है। क्लाइमेट फीडबैक लूप, तो इससे पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कम हो जाता है जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने लगती है। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले तो वैश्विक स्तर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। भारत में शुरू की गई पहले तो नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, हिमांश अनुसंधान केंद्र आदि।
देखते हैं अगली न्यूज जो है, उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की गई। तो गोरखपुर परियोजना में 2 जुड़वा यानी 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक में एक दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर होगा। इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। पीएचडब्ल्यूआर के विषय में देखते हैं तो पीएचडब्ल्यूआर में शीतलक और मंदक दोनों के लिए भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। भारी जल वह जल है जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर भारी हाइड्रोजन होता है। इस भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम भी कहा जाता है। भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है तथा इसमें न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम होती है। भारत के पीएचडब्ल्यूआर संयंत्र का विकास, तो इसके विकास की शुरुआत 1960 के दशक में भारत कनाडा परमाणु सहयोग के माध्यम से शुरू हुई थी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पहला 220 मेगावाट का रिएक्टर बनाया गया था। पोखरण 1 1974 के बाद कनाडा में भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 220 मेगावाट के पीएचडब्ल्यूआर डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित किया था। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल ही में हुए विकास, तो परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.1 गीगावाट है। भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान झारखंड की जादूगुड़ा माइंस में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई। गुजरात के काकरापार में स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के पीएचडब्ल्यूआर की पहली 2 इकाइयां KPS3 और 4 ने वित्त वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया। देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। NPCIL और NTPC ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन के लिए संयुक्त उद्यम अश्विनी का गठन किया। 4 × 700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन पर और अधिक जानकारी के लिए 4 फरवरी 2025 का जो हमारा करंट अफेयर था उसको भी देख सकते हैं। भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम, तो होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन को सीमित भंडार को देखते हुए भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। तो चरण 1 था जैसे प्राकृतिक यूरेनियम, चरण 2 में विद्युत 300 गीगावाट यानी इसमें ईंधन के रूप से प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। पर्याप्त भंडार वाले थोरियम को U233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाता है। और चरण 3 में आता है हमारे U233 ईंधन चालित बीटर्स। तो ये काफी अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी। तो इसमें रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। थोरियम U233 में परिवर्तित हो जाता है जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। अब बात करेंगे अगली न्यूज की जो है ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष 2018 में म्युनिसिपल बॉन्ड्स में मजबूत वृद्धि देखी गई। तो रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 से अब तक म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से 2600 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई गई। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 1998 से 2005 के दौरान 1000 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की संभावना है। इनके विषय में जानते हैं तो म्युनिसिपल बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो नगर निगमों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से जारी किया जाता है। भारत में पहली बार बेंगलुरु ने 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। इसके बाद 1998 में अहमदाबाद नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। ये बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद करते हैं। इससे राज्य और केंद्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम होती है। भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की समक्ष चुनौतियां कौन सी हैं? तो अनुदान पर निर्भरता। RBI की रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व के लगभग 38% के लगभग संबंधित राज्य द्वारा अनुदान पर निर्भर है। लेखांकन संबंधी मुद्दे, तो कोई मानकीकृत मानदंड नहीं होने के कारण असंगतताएं उत्पन्न हो रही हैं। कम तरलता, तो कोई द्वितीयक बाजार नहीं होने के कारण इनमें निवेशकों की रुचि कम हो रही है। उच्च अनुपालन लागत और कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल बाजार पहुंच को सीमित करते हैं। म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने हेतु उपाय, तो कर मुक्त बॉन्ड जारी करके खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है जबकि ग्रीन बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को आकर्षित कर सकता है। RBI के नए मानदंडों के तहत उच्च प्रतिफल की पेशकश इसमें वाणिज्यिक बैंकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। देखते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स की वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक। तो यह है सरकारी प्रोत्साहन, हर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जारी करने पर 13 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। ग्रीन और पूल बॉन्ड्स पर विशेष ध्यान। बेहतर पारदर्शिता, तो नेशनल म्युनिसिपल फाइनेंस पोर्टल, शहरी स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस और सुनियोजित भुगतान प्रणाली जो जोखिम को कम करती है और प्रतिफल को बेहतर बनाती है।
SEBI के विनियमन और सुधार। तो SEBI के डेब्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन स्पष्ट विनियामक स्थिति ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया। SEBI के प्रमुख संशोधन है तो बॉन्ड जारी करने से संबंधित पात्रता में विस्तार, अनिवार्य स्ट्रक्चर डेब्ट सर्विसिंग, म्यूनिसिपल बॉन्ड संबंधी डेटाबेस और रिपोजिटरी की स्थापना और फेस वैल्यू में कमी। विदेशी निवेश तो RBI और SEBI ने FPIs विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश करने की अनुमति दे दी है। देखते हैं अगली न्यूज हमारी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की। तो इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और समाजों को बनाए रखने में पहाड़ों एवं अल्पाइन ग्लेशियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में देखते हैं तो वैश्विक पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर वनों का विस्तार है। इसके अलावा पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति मिलती है। जल विनियमन, दुनिया की 2/3 सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है। कार्बन भंडारण, पहाड़ी मिट्टी में लगभग 66 पेटाग्राम मृदा जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृदा जैविक कार्बन का 4.5% है। जैव विविधता, दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हॉटस्पॉट्स महत्वपूर्ण कृषि और औषधीय पादपों के जीन पूल का संरक्षण करते हैं। पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुभेद्यताएं, तो ग्लेशियर्स की हानि, एंडीज पर्वत श्रृंखला में 1980 के दशक से अब तक 30 से 50% ग्लेशियर पिघल चुके हैं। हिंदू कुश हिमालय में 2100 तक 50% ग्लेशियर्स के पिघलने की संभावना है। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना जल सुरक्षा के समक्ष एक बड़ा खतरा है। वाटरमेलन स्नो इफेक्ट, तो ग्लेशियर्स की सतह पर होने वाला लाल शैवाल प्रस्फुटन इनके एल्बिडो को कम करता है, जिसके कारण बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। शहरीकरण यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़कर आपदाओं को बढ़ाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण, तो लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई। हिंदू कुश हिमालय के विषय में देखते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। यह 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार है। ये 12,000 से ज्यादा झीलों और 10 से अधिक प्रमुख नदियों के लिए जल का स्रोत है। हिंदू कुश हिमालय, तिब्बत का पठार, पामीर, हेंगदुआन, तियान शान और किलियन पर्वत मिलकर 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन्हें पृथ्वी का थर्ड पोल या एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ये बात की हमने हिंदू कुश हिमालय की। अब बात करेंगे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 अधिसूचित किए गए। तो विनियमन में एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की गई। देख सकते हैं सरकारी वित्तीय नीति और कर्मचारी लाभ के मध्य संतुलन। यूपीएस में दोनों के सर्वोत्तम को शामिल किया गया है। तो निर्धारित लाभ जैसे ओपीएस और योगदान आधारित प्रणाली जैसे एनपीएस। यूपीएस में योगदान करने से संबंधित संरचना, तो व्यक्तिगत कोष PRAN खाता, कर्मचारी का योगदान 10% बेसिक वेतन प्लस डीए और सरकार का योगदान है 10% PRAN खाते में। पूल कॉपर्स, तो यूपीएस में शामिल सभी कर्मचारियों का साझा कोष या कॉपर्स। सरकार का अतिरिक्त योगदान तो 8.5% बेसिक वेतन प्लस डीए होगा। कुल सरकारी योगदान 18.5% बेसिक वेतन प्लस डीए। और पेंशन भुगतान, पेंशन की राशि बाजार आधारित प्रतिफल पर निर्भर करेगी, जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में प्राप्त होगी। ये बात की यूपीएस की। अब आगे देखते हैं इसमें विनियमों से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। नोडल मंत्रालय है इसका वित्त मंत्रालय। किन पर लागू होंगे, तो निम्नलिखित 3 श्रेणियों के केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक बार यूपीएस का चयन करने के बाद यह निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के तहत शामिल हैं, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुए नए कर्मचारी, 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त एनपीएस के तहत शामिल कर्मचारी, या यदि कर्मचारी का निधन हो चुका है तो उसका कानूनी जीवन साथी। यूपीएस के तहत लाभ के लिए सेवा अवधि के मामले में पात्रता, तो सुपर एनुएशन यह 10 वर्ष की सेवा के बाद उपलब्ध होगा और सेवानिवृत्ति की तारीख से तय होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, तो इसके लिए 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। पेंशन का भुगतान अनुमानित सुपर एनुएशन तिथि से शुरू होगा। कौन पात्र नहीं है, तो सेवा से निष्कासित, बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले कर्मचारी। और आनुपातिक भुगतान, तो यदि सेवा अवधि 10 वर्षों से अधिक लेकिन 25 वर्षों से कम है तो आनुपातिक अवधि रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। निवेश एवं निधि प्रबंधन, तो व्यक्तिगत कोष, कर्मचारी निवेश पैटर्न और पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं।
पूल को पर इसे सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन फंड्स द्वारा प्रबंधित और वार्षिक रूप से ऑडिट किया जाएगा। अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी। तो जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आईओसी एक गैर लाभकारी स्वतंत्र निकाय है जो ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। इसके विषय में जानते हैं। मुख्यालय इसका लॉजेन, ओलंपिक राजधानी स्विट्जरलैंड। उत्पत्ति पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस में स्थापित 1894। विजन है खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना और वित्त पोषण पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित तथा अपने राजस्व का 90% सभी स्तरों पर खेलों एवं एथलीटों के विकास के लिए वितरित करता है। कार्य ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने वाले खेलों और मेजबान शहर के चयन का निर्णय लेना, एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और खेल महासंघों सहित ओलंपिक हितधारकों के बीच सहयोग को सुगम बनाना। भारतीय ओलंपिक संघ भारत के एनओसी के रूप में कार्य करता है। देखते हैं अगली न्यूज जो है कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना। तो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने कार्यान्वित किया। इस योजना का उद्देश्य देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले पात्र सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के घटक हैं तो राष्ट्रीय स्तर वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता, कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता, बौद्ध तिब्बती संगठन के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता, स्टूडियो थिएटर सहित भवन निर्माण और अनुदान के लिए वित्तीय सहायता, संबंध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और घरेलू त्योहार व मेले आदि। नेक्स्ट है REDD+। तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट स्पेशल रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट फाइनेंस ने इस तथ्य को उजागर किया कि REDD+ ने वन वित्त हेतु जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी उसे पूरा नहीं किया। इनके विषय में देखते हैं तो REDD+ वस्तुतः जलवायु परिवर्तन संबंधी शमन समाधान है। इसे वार्सा फ्रेमवर्क 2013 के अंतर्गत UNFCCC पक्षकारों ने विकसित किया और REDD वनों की कटाई और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करना, विकासशील देशों में वन विनाश को कम करने पर केंद्रित है। इसमें REDD+ के माध्यम से अतिरिक्त वन संबंधी गतिविधियों जैसे संधारणीय वन प्रबंधन और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाया गया है। REDD+ के अंतर्गत विकासशील देशों को वनों की कटाई में कमी के मामले में परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त होता है। इससे उनके जलवायु संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैल्प संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की। इसके विषय में देखते हैं। रिपोर्ट कैंट्रिल सेल्फ एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल से प्राप्त एक प्रश्न पर आधारित है। स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा बहुत खुशहाल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्केल का सबसे नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल भी खुशहाल नहीं जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। रैंकिंग के लिए अपनाए गए मापदंड तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणाएं। सबसे कुशल देश फिनलैंड पहला स्थान, इसके बाद डेनमार्क है और आइसलैंड का स्थान है। फिर भारत का स्थान है 147 देशों में से 118वां स्थान है। नेक्स्ट है नवरोज। तो प्रधानमंत्री ने नवरोज के अवसर पर शुभकामनाएं दी। फारसी भाषा में नवरोज का अर्थ है नया दिन। तो यह एक प्राचीन पर्व है जो वसंत के आगमन और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार जोरोस्ट्रियन धर्म से जुड़ा हुआ है और इसका इतिहास 3000 वर्षों से अधिक पुराना है। यह वसंत विश्व आमतौर पर 20 या 21 मार्च के अवसर पर मनाया जाता है। नवरोज का उत्सव बाल्कन क्षेत्र, ब्लैक सी बेसिन, कॉकेशस, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह शांति और एकता के मूल्यों को बढ़ावा देता है। यह अलग अलग पीढ़ियों के बीच और परिवारों में सामंजस्य एवं मित्रता को बढ़ावा देता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है माउंट किलाउएया ज्वालामुखी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में स्थित किलाउएया ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हुआ। इसके विषय में जानते हैं। यह हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और मोना लोआ के नजदीक है। मोना लोआ पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ और किलाउएया दुनिया के सबसे सक्रियशील ज्वालामुखी हैं। किलाउएया की मैग्मा प्रणाली मोना लोआ से अलग है। सक्रियता तो उद्गार, दरार क्षेत्र और शिखर काल्डेरा से होता है। 1780 ईस्वी से किलाउएया ज्वालामुखी में बार बार उद्गार हो रहा है। हालांकि 1924 से 1952 के बीच यह ज्वालामुखी शांत था। किलाउएया ज्वालामुखी के 2018 के उद्गार में 1 क्यूबिक किलोमीटर से अधिक बेसाल्ट का रिसाव हुआ था। यह उद्गार 1983 में शुरू हुए बड़े उद्गार का हिस्सा था। फिर नेक्स्ट है GPS स्पूफिंग। नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच भारतीय सीमा क्षेत्र में GPS इंटरफेरेंस और स्पूफिंग की 465 घटनाएं दर्ज की गई।
देखते हैं इसके विषय में। जीपीएस द्वारा प्रसारित संकेतकों में हेरफेर करने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। स्पूफिंग जीपीएस रिसीवर को गलत लोकेशन या समय की जानकारी प्रदान करता है। इससे नेविगेशनल सिस्टम्स, डिवाइस और उपग्रह आधारित अन्य उपयोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आधुनिक एवियोनिक्स प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए सही जीपीएस डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। एवियोनिक्स प्रणालियों में फ्लाइट कंप्यूटर, ऑटो पायलट और टक्कर निवारण प्रणालियां शामिल हैं। जीपीएस स्पूफिंग में आमतौर पर सिंगल जनरेटर या अन्य परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करने वाले नकली जीपीएस सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं, जो उपग्रह आधारित वास्तविक सिग्नलों से अधिक प्रबल होते हैं। फिर नेक्स्ट है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, यूलिप। तो यूलिप ने 100 करोड़ से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस लेन देन दर्ज करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके विषय में जानते हैं। इसे 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को एकीकृत, दक्ष और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है। यह एक डिजिटल गेटवे है जो उद्योग जगत को एपीआई आधारित एकीकरण के माध्यम से विविध सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटा सेट उपलब्ध कराता है। इसे नीति आयोग ने तैयार किया। इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। NLDSL भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट और जापान की प्रमुख IIT कंपनी NEC कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है सूरीनाम। राजधानी है इसकी पैरामारिबो। तो भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी। वर्तमान में सूरीनाम की आबादी में भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 27% से अधिक है। इसके विषय में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है। इसके पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में गुयाना स्थित है। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर अवस्थित है। भौगोलिक विशेषताएं इसकी, तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं बोखोइस पर्वत और वान आश वान वाइक पर्वत। उच्चतम बिंदु विल्हेल्मिना पर्वतमाला में जूलियाना टॉप। प्रमुख नदियां हैं सूरीनाम, मारोनी, कोरेंटाइन आदि। ठीक है, बात की हमने सूरीनाम की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।